अस्सलाम वालेकुम। सल्फाइड बाय नूर राजपूत के नए हिस्से में खुशामदीद। हानम 2 दिन डिपार्टमेंट नहीं गई थी। इसे बारिश में भीगने की वजह से ठंड लग गई थी। डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स गाला की तैयारियां चल रही थी। आज इनके डिपार्टमेंट में मुशायरा था। मशहूर शायरों को दावत दी गई थी। शाम को 5 बजे वो तैयार होकर डिपार्टमेंट पहुंच गई थी। हर जगह रंग बिखरे पड़े थे। खुशबू में बसी लड़कियां देखने लायक थीं। डिपार्टमेंट के बाहर जन्नत रोड पर रौनक लगी हुई थी। शायरों ने हमें बोर ही करना है, आरजे तुम ही कुछ सुना दो। स्टूडेंट्स इसके पीछे लगे हुए थे। इसकी नज़रें हानम को ढूंढ रही थी। हानम किस तरह की लड़की है? इसे लड़कों में क्या अच्छा लगता है? वो चाहती कि कोई लड़का बारिश में इसके लिए गुनगुनाए। आरजे कुछ दिन पहले उस्मान मलिक और मेहरू की बातें सुन चुका था। यकीनन अब वो उसकी ये शाम ख़राब करने वाला था। अचानक इसकी नज़र कैफ़े के पास दरख्तों के नीचे खड़ी हानम पे पड़ी। वो खबासत से मुस्कुरा दिया था। गिटार थामने के बाद वो गुनगुनाना शुरू हो गया था। स्टूडेंट्स खामोश हो चुके थे। मेहरू के साथ बातें करती हानम गिटार की आवाज़ पे चौंकी थी। कुर्सियों और दरख्तों और पौधों पे भी रोशनी की सजावट की गई थी। पूरा हफ्ता बारिशें थी और इस वक्त भी ठंडी हवाएं हड्डियों में घुसी जा रही थी। हानम ने पलटकर आरजे की तरफ देखा था। क्या जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगा सांसें चुरा के। वो गिटार थामते गुनगुनाता इसकी तरफ बढ़ रहा था। हानम हैरत से गंग मुंह खोले से देख रही थी। आरजे की आंखों में अजीब सी अलूही चमक थी। वो चमक आज से पहले किसी ने नहीं देखी थी। इसकी आंखें कुछ और पैगाम दे रही थी जिसे वहां मौजूद कोई शख्स नहीं पढ़ पाया था। दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे। वो अब इसके गिर्द घूम रहा था। मैं गुमशुदा सी रात हूँ, मैं खुशनुमा सुबह तुम हो। वो अब मुस्कुराता दूसरी लड़कियों की जानिब बढ़ गया था। मैं जो जी रहा हूँ, मजा तुम हो, मजा तुम हो। वो गुनगुनाता अपना काम ख़त्म करके डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया था। स्टूडेंट्स इसके पीछे गए थे। हानम ने घूर कर मेहरू को देखा था। कसम ले लो मैंने इसे तुम्हारी ख्वाहिश के बारे में नहीं बताया था। मेहरू ने सफाई दी थी। हानम का मूड बिगड़ा था। इसने कितने दिल से ख्वाहिश की थी कि वो आरजे पानी फेर गया था इसके अरमाने पर। मैं तुम्हारी दोस्त की लव स्टोरी का हीरो नहीं हूँ, बल्कि विलन हूँ, विलन। और मुझे विलन बनकर इसकी ज़िंदगी ख़राब करने का शौक़ हो रहा है। मेहरू के मोबाइल पे मैसेज आया था। वो कहा लगाकर हंसा था। मैसेज पढ़ने पर हानम का पारा हाई हुआ था। अल्लाह करे इसका गिटार टूट जाए। इसकी इसकी हानम ने मुंह और मुठ्ठियां पेच कर खुद को और बद्दुआ देने से रोका था। इसकी हालत देखकर मेहरू का कहकहा बुलंद हुआ था। वो कितनी ही देर हंसती रही थी। हानम गुस्से से मुंह फुलाकर वही जन्नत रोड पर बैठ गई थी। रोशनियों से जगमग करते जन्नत रोड पर लोगों स्टूडेंट्स ने इसे तैयारशुदा नीचे बैठा देखा तो मजाक उड़ाते अंदर चले गए। बस करो हानिया, बंदर चलो। मुशायरा शुरू हो चुका होगा, मेहरू ने हानम से कहा। मुझे हॉस्टल जाना है। वो मनहूस आरजे अंदर मौजूद है, इसके होते हुए मैं खुश नहीं रह सकती। हानम ने दुहाई दी थी। मेहरू ने मुश्किल से अपनी हंसी को जब्त किया था। वो जा चुका है हानिम, मेहरू ने मुस्कुराते हुए बताया था। क्या वाकई? हाँ सच्ची, मेहरू ने से यकीन दिलाया था। ओके फिर चलते हैं। वो झट से खड़ी हो गई थी, जबकि मेहरू उसके यूं मूड बदलने पर हैरान रह गई थी। वैसे इतना बुरा तो नहीं है वो, मेहरू ने खुफकी से कहा था। मैंने कब कहा वो बुरा है, बल्कि वो नहायत बुरा है। हानम भी बजित थी। मेहरू अफसोस से सर झटकती डिपार्टमेंट में दाखिल हुई थी। मुल्क के मशहूर शायरों को बुलाया गया था। मुशायरा बहुत अच्छा चल रहा था। हानम के गौर करने पर आरजे से कहीं नहीं नजर आया। वो वाकई जा चुका था। हानम ने इसकी गैर मौजूदगी पे शुक्र अदा किया था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अजीब से एहसास के साथ हानम की आंख खुली। कोई इस पे झुका इसको उठा रहा था। हानी उठो हानी। वो मेहरू रो रही थी। क्या हुआ मेहरू? हानम एक झटके से उठ बैठी थी। हानी वो मामा। मेहरू सिसकियां ले रही थी। वो रोते रोते हानम के गले लग गई थी। क्या हुआ आंटी को, तुम रो क्यों रही हो? हानम का दिल कांप उठा था। इसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। और मामा को हार्ट हार्ट अटैक हुआ है, मेहरू ने मुश्किल से रोते हुए बताया था।
अल्लाह खैर, हानम का दिल दहल गया था। अच्छा तुम चुप करो, रो मत, ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला? भाई भाई ने बताया, वो लेने आ रहा है, मामा हॉस्पिटल में आईसीयू में। ये सब सुनकर हानि की अपनी आंखें नम हो गई थी। इसने मेहरू को पानी पिलाया था। सुबह के 4 बजे का वक्त था। हानम कमरे से बाहर निकल गई थी। वो सीधा काउंटर पे गई जहाँ रात को गार्ड ड्यूटी देता था। इसने काउंटर पे मौजूद गार्ड को सब बताया जिसने वार्डन को कॉल की थी। मेहरू के घर फ़ोन करने पर इन्हें खबर की तस्दीक मिल चुकी थी। कुछ देर बाद मेहरू अपने भाई के साथ जा चुकी थी, जबकि वार्डन ने हानम को इस वक्त मेहरू के साथ जाने की इजाज़त नहीं दी थी। हानम को गुस्सा तो आया था, लेकिन वो हॉस्टल के कवानीन को नहीं तोड़ सकती थी। जॉर्डन, तुम आजकल कहाँ होते हो? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम ज़्यादातर वक्त बाहर गुजारते हो, क्यों? एथनी जॉर्डन से पूछ रहा था। क्यों? मैं बाहर नहीं जा सकता? जॉर्डन ने गुस्से से उल्टा सवाल पूछा था। जा सकते हो, लेकिन क्या लेकिन? जॉर्डन ने इसकी बात काटी थी। कुछ गलत हरकत मत करना, एंथनी ने दरख्वास्त की थी। वो जॉर्डन के गुस्से और उसकी शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ था। मार्था की मौत के बाद वो और ज़्यादा खामोश रहने लगा था। पहले तो ज़्यादा वक्त घर और जिम में गुजारता था प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन आजकल वो थोड़ा अजीब सा रवैया अपनाए हुए था। जल्दी जल्दी में वो नाश्ता करता था जैसे कहीं पहुंचना हो। बार बार वक्त देखता रहता था। डोंट वरी, जो करूँगा सब ठीक ही करूँगा, जॉर्डन ने सख्त से लहजे सख्त से लहजे में कहा था, जबकि एंथनी सर हिलाकर रह गया था। पेरिस में सालाना बहुत बड़ा फैशन शो हो रहा था, जिसका एला को कोई काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। मुश्किल से इन्हें टिकट्स मिली थी। इस वक्त दोनों शो देखने के लिए निकल रही थी। जैसे ही दोनों पार्किंग एरिया में पहुंची, माही को अजीब सा एहसास हुआ था। इसे रोड पर एक बाइक खड़ी नजर आई थी। उस पर सवार हेलमेट पहने वो शख्स इसे कई दिनों से नोट कर रही थी। वो क्या हुआ माही, जल्दी चलो, एला ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। हाँ हाँ चलो। माही के चेहरे पे उलझन वाज़ेह थी। वो गाड़ी में बैठ गई थी, लेकिन इसकी नज़र बैक मिरर से गाड़ी के पीछे आती बाइक पे थी। इसकी आवाज़ बस बाख्ता होने लगी। एला, मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, माही ने डरते हुए बताया। व्हाट, रियली? एला ने पुरजेश से लहजे में पूछा। हाँ, मुझे कुछ दिनों से महसूस हो रहा है कोई हम पे नज़र रखे हुए है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी की नज़रों में हैं। माही परेशानी से बता रही थी। कम ऑन माही, एक तो तुम वहमी बहुत हो। एला ने इसका मजाक उड़ाया था। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, वो देखो गाड़ी के पीछे। माही ने इशारा करते हुए दोबारा मिरर में देखा था, लेकिन अब वो बाइक गायब थी। इसका दिमाग चकरा गया था। कहाँ? एला ने पूछा था, लेकिन माही के पास कोई जवाब नहीं था। तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है माही, शाम को लेकर तुम जहरी तौर पर डिस्टर्ब हो चुकी हो, एला ने संजीदगी से कहा था, जबकि माही खामोश हो गई थी। वो अभी से क्या बताती, क्या समझाती? इसने वाकई बहुत दफ़ा इस हेलमेट पहने शख्स को अपने आसपास देखा था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि एला कभी इसका यकीन नहीं करने वाली थी, इसीलिए इसने बहस करना ज़रूरी नहीं समझा था। 2 दिन गुजर गए थे, मेरू वापस नहीं आई थी। इसकी अम्मी की तबीयत अब कुछ ठीक थी। वीकेंड आ गया था, हानाम भी घर चली गई थी, और फिर घर से आसिया बेगम को साथ लेकर वो मेहरू की माँ की खैरियत दरियाफ़ करने गई। अच्छा किया तुम आ गई हो। मेहरू उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। अलबत्ता वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी। इसकी अम्मी की तबीयत काफ़ी हद तक संभल गई थी, लेकिन वो अभी भी बीमार थी। काफ़ी देर बैठने के बाद वो वापस जाने की तैयार थी। अच्छा सुनो, कल मंडे है तो तुम यूनिवर्सिटी जाओगी? मेहरू ने पूछा था। हाँ, सुबह हॉस्टल चली आऊँगी, हानम ने जवाब दिया। कल तुम डिपार्टमेंट नहीं जाओगी? शाम 4 बजे से पहले तुमने नैब के ऑफिस पहुंचना है। हॉस्टल से ऑटो लेना, फिर उबर करवा लेना, लेकिन किसी को बताना नहीं, मेहरू ने राजदारी से कहा था। हानम इसकी बात सुनकर चौंकी थी। क्यों, खैरियत तो है, तुम ऐसी क्यों कह रही हो? बताना क्यों नहीं? हानम को हैरानगी हुई थी। सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी तो बस तुम इतना याद रखो कि 4 बजे से पहले नैब ऑफिस के सामने मैं वहीं आ जाऊंगी। मेहरू ने 4 बजे पे जोर दिया था। ये तुम दोनों सरगोशियों में क्या बातें कर रही हो? थोड़ा ऊंचा बोलो, हमें भी पता चले। मेहरू की भाभी ने शरारतन दोनों को छेड़ा था। नहीं नहीं भाभी, कुछ नहीं ऐसे ही, मेहरू ने जवाब दिया था। कुछ देर मजीद बैठने के बाद वो वापस अपने घर आ चुकी थी। मेहरू की बातों ने हानम को उलझा दिया था। वजह क्या थी, ये तो मेहरू मिलकर ही बता सकती थी। हानम मेहरू को बात को लेकर सारी रात सोचती रही थी। इसे समझ नहीं आता कि मेहरू को नैब ऑफिस के पास क्या काम था। इसने मेहरू से पूछने के लिए 2-3 बार इसका नंबर मिलाया, जो ऑफ जा रहा था। क्या मुसीबत है यार, वो झुंझला गई थी। अगले दिन भी उसका नंबर मिलाती रही थी। एक तो वो छुट्टियां कर रही थी, जो कि गलत था, ऊपर से फ़ोन भी ऑफ जा रहा था। हानम अपने वक्त पे डिपार्टमेंट चली गई थी, लेकिन 3 बजे का वक्त था। वो क्लास लेकर फ्री हुई जब इसे मेहरू की कॉल आई। तुम पहुंच रही हो ना नैब ऑफिस? मेहरू पूछ रही थी। हानम का इसकी बात सुनकर दिमाग घुमा था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है मेहरू,
फ़ोन क्यों बंद था तुम्हारा, और तुम्हें इस जगह पे क्या काम है? हानम ने गुस्से से पूछा था। प्लीज़ जल्दी आओ, मैं इधर ही जा रही हूँ, महरू कहकर फ़ोन बंद कर चुकी थी, जबकि हानम सर थाम के रह गई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। किसी को भी बिना बताए क्लास छोड़कर इसकी बताई जगह पे पहुंचना हानम के लिए बहुत अजीब था। कहीं महरू किसी मुसीबत में तो नहीं, अचानक इसके जहन में ख्याल आया था। मिलाकर वो हिम्मत करके यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गई थी। 3:40 पर वो नैब ऑफिस के सामने थी। वहाँ आर्मी की कसीर तादाद नजर आ रही थी। हानम का दिल घबरा रहा था। महरू का कहीं नामो निशान नहीं था। 15 मिनट वो रोड पे खड़ी लोग इसे अजीब अजीब नज़रों से घूर रहे थे। इसने अपनी बड़ी सी चादर को अच्छे से खुद पर लपेट रखा था और आधा मुंह छुपा हुआ था। हानम ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला था, इससे पहले कि वो महरू का नंबर मिलाती। इसके हाथ से मोबाइल इसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा था। इसने फटाफट झुककर मोबाइल उठाया था, जो बंद हो चुका था। हानम के अब आसान खता हुए थे। इसे महसूस हो रहा था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। 4:30 हो गए लेकिन मेहरू नहीं आए। अबर आलूद हो मौसम अबर आलूद हो रहा था। इसका दिल धक धक कर रहा था। इसे समझ नहीं आता वो क्या करे। बार बार कोशिश करने पर भी शाम का अंधेरा फैल चुका था। इसका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। इस जगह पर वो ऑटो में आ गई थी, लेकिन अब वो वापस जाने की समझदारी नहीं आ रही थी। गाड़ियाँ, लोग और हर तरफ फैला शोर से पागल कर रहा था। वो हमेशा कॉलेज से घर और घर से कॉलेज से अकेले गई थी। लाहौर में रहने के बावजूद इसने दूसरों की तरह लाहौर पूरा नहीं देखा था। जैसे ही 5 बजे था, हनम की आंखें नम होना शुरू हो गई थी। अंधेरा फैल चुका था। मेहरू नहीं आई थी। वो इसे कॉल भी नहीं कर सकती थी। इस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि हनम का दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसने दिल से दुआ की थी कि अल्लाह इसकी मदद करे। और फिर कुछ देर बाद एक गाड़ी इसके सामने रुकी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरजे ने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए पूछा था। हानम अपने सामने आरजे को देखकर अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गई थी। पहली बार से आरजे को देखकर अच्छा लगा था। वो इस वक्त इसके लिए एक मसीहा बनकर आया था। मैं हानम के अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। गाड़ी में बैठो, इसका अंदाज हुक्मिया था। बिना कुछ सोचे समझे हानम दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गई थी। कुछ देर गाड़ी में खामोशी छाई रही थी। हानम की आंखें छलकने को तैयार थी। किसी का इंतज़ार कर रही थी? मार्जिन ने नॉर्मल से लहजे में पूछा था। मुझे हॉस्टल जाना है, हानम ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। अलबत्ता इसकी आवाज़ रुंध गई थी। ओके। आरजे ने गाड़ी का रुख कैंपस की तरफ मोड़ दिया। तुमने बताया नहीं तुम यहाँ क्या कर रही थी? चंद मिनट की खामोशी के बाद आरजे ने दोबारा पूछा था, जबकि हानम अपने आंसू जब्त करने की कोशिश कर रही थी। क्या होता अगर आरजे वहाँ ना आता? ये सोचकर इसकी जान हवा होने लगी थी। इसे मेहरू पे इंतहाई गुस्सा आ रहा था, और इससे भी ज़्यादा खुद पे, जो वो बेवकूफ़ों की तरह वहाँ चली आई। हानम ने आरजे की बात को कोई जवाब नहीं दिया। आरजे को उसकी खामोशी चढ़ा रही थी। इसने गाड़ी में म्यूज़िक लगा दिया था। प्लीज़ इसे बंद कर दो, हानम ने लिजा की थी। इसका सर दर्द से फट रहा था। गाड़ी तेज़ चलाओ, मुझे जल्दी हॉस्टल पहुंचना है। इसे परेशानी हो रही थी कि अगर वो मुकर्रर वक्त पर हॉस्टल ना पहुंचे और लेट हो गई तो वार्डन इसे नहीं बख्शेगी। इसके बाद का आरजे पे उल्टा असर हुआ था। इसने गाड़ी की रफ्तार कम, जबकि म्यूज़िक का वॉल्यूम तेज़ कर दिया था। हानम ने आंखें बीच कर खुद को कुछ गलत कहने से रोका था। इस वक्त वो इसके रहम करम पे थी। मुझे यहाँ मेहरू ने बुलाया था, कुछ काम था हमें, लेकिन वो लेट हो गई, आ नहीं सकी। बिलाखिर इसे बोलना ही पड़ा। इसकी बात सुनने के बाद आरजे म्यूज़िक आरजे ने म्यूज़िक बंद किया था। ओके, बस वो इतना ही कह पाया था। खामोशी, खामोशी, एक तवील खामोशी छा गई थी। वैसे हो तो तुम 5 फुट 4 इंच की, लेकिन नखरा क्यों है इतना तुम में? आरजे की बात पर हानम ने हैरत से रुख मोड़कर से देखा था। अब वो इसे घूर रही थी। हाँ ना, इतनी हाइट है तुम्हारी, 1 इंच ऊपर नीचे हो सकता है। वो ढींटों की तरह हंसा था। वैसे तुम्हारा मेरी गाड़ी में बैठना इस बात की गवाही देता है कि या तो मैं नहायत ही बाकिरदार लड़का हूँ, या फिर तुम भी मेरी जैसी हो। वो कहका लगाकर हंसा था। हानम बस खुद पे जब्त कर रही थी। वैसे कुछ नहीं बोलना चाहती थी जिससे आरजी को गुस्सा आता और उसे छोड़ के चला जाता। मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो। हानम का लहजा काटदार था। आरजे का कहकहा बुलंद हुआ था। क्या बात है, वैसे ना मुझे तुममें कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर होती भी तो मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। और वैसे भी मुझे याद आया, तुम तो मेरी कानूनी बीवी हो, मेरी गाड़ी पे हक रखती हो, इसीलिए मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि तुम अपना हक इस्तेमाल कर रही हो। वो इसे चढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ा था। तुम्हारा नाम किसने रखा था? अब हानम किसी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। मैंने खुद। वो फिर हंसा था। रोहान की बात कर रही हूँ। वो मॉम ने रखा था, आरजे ने बताया।
क्या तुम्हें पता है रोहन का मतलब क्या है? हानम ने पूछा। रूहों जैसा पाक साफ। आरजे के नाम में गर्दन हिलाने के बाद हानम ने बताया था। वाह, ना चाहते हुए भी आरजे मुस्कुरा दिया था। और मुझे दुनिया में तुम्हारी रूह से ज़्यादा गलाजत में लिपटी रूह किसी और की नज़र नहीं आई। आरजे के कह कहे को ब्रेक लगी थी। अचानक इसके चेहरे पे सख्ती छा गई थी। और मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा हूँ और कैसा नहीं। और तुम्हें भी मुझ पर इतनी गहरी नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। वो सख्त से लहजे में बोला था। हनु खामोश हो गई थी। कौन सा हॉस्टल है तुम्हारा? वो लोग गेट नंबर 4 से हॉस्टल एरिया में दाखिल हो गए थे। पहले बॉयज़ हॉस्टल थे। हॉस्टल एरिया में रौनक लगी थी। हर तरफ लड़के घूमते नजर आ रहे थे। कुछ आगे आने पर एसटीसी वाले रास्ते पे लड़कियां और लड़कों के ग्रुप चहलकदमी कर रहे थे। यहीं उतार दे, मैं खुद चली आऊँगी। हानम ने तमीज़ से कहा था। मैं पूछ रहा हूँ हॉस्टल नंबर बताओ। और बेफिक्र रहो, मैं तुमसे मिलने हॉस्टल नहीं आने वाला। वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोल रहा था। 11। हानम ने जवाब दिया था। कुछ मिनट बाद वो उसके हॉस्टल के सामने खड़े थे। हानम बिना कुछ कहे गाड़ी से बाहर निकली थी और फटाफट हॉस्टल के गेट की तरफ बढ़ गई थी। जैसे ही वो गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई, आरजे ने गहरा सांस लिया था। शाम के 7 बज रहे थे। अब वो गाड़ी वापसी के लिए मुड़ चुका था। हानम ने हॉस्टल आने के बाद शुक्राने के नफिल अदा किए थे। अल्लाह ने इसकी हिफाजत की थी। इसे मेहरू पे शदीद गुस्सा था। इसी गुस्से की वजह से इसने दोबारा मेहरू को कॉल नहीं की थी। अगले दिन मेहरू हॉस्टल आई थी। इसके सर पे पट्टी बंधी हुई थी। हानम इसे यूं देखकर हैरान रह गई थी। सॉरी हानम, कल जब मैं तुम्हारे पास आ रही थी तो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मेहरू ने बताया। हानम को उस पर जितना भी गुस्सा था, इसकी हालत देखकर कम हुआ था। प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने बाद में तुम्हारा नंबर मिलाया था लेकिन वो बन जा रहा था। हानम ने सर्द तो जामिद तासुरात देखकर मेहरू ने सफाई पेश की थी। ठीक है। हानम अब इतनी भी पत्थर दिल नहीं थी। अब वो इससे ड्राइवर के बारे में पूछ रही थी जिससे ज़्यादा चुभ रही थी। वो दोनों डिपार्टमेंट के लॉन में बैठी थी। मेहरू के वालिद का काम इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र हुआ था। वो लोग कुछ दिनों में वहाँ शिफ्ट होने वाले थे। मेहरू का भी कंफर्म नहीं हुआ था। हानम इसे मना कर रही थी वो ना जाए। वो अफसरदा थी। जब मेहरू इसे यकीन दिला सकी तो इसने मोबाइल निकाल कर यूट्यूब पर वीडियोस देखनी शुरू कर दी थी। जितना वक्त तुम इन वीडियोस में देखने में लगाती हो ना, कि इतना पढ़ो तो तुम टॉप कर जाओ। आरजे नहीं, इस बार भी आरजे ने टॉप किया था। तुम भी आरजे जितनी ज़हीन तो हो ही। आरजे ज़हीन नहीं, चालाक है मेहरू। हानम ने मोबाइल पर नजरें गड़े जवाब दिया था। ज़हीन और चालाक में क्या फ़र्क हुआ भला? मेहरू ने अचंभे से पूछा था। चालाक तो इब्लीस भी था मेहरू। अगर वो ज़हीन होता तो शैतान ना होता। हानम की बात ने मेहरू को गंग कर दिया था। वो बहुत गहरी बात कह गई थी। और इनसे कुछ फासले पे खड़े आरजे के कदम, जो मेहरू से कुछ पूछने आया था, पत्थर हुए थे। इसने दांत भींच कर खुद पर काबू पाया था और फिर वापस पलट गया था। वो दोनों कैफ़े पे बैठी थी। मौसम खुशगवार था। इनसे कुछ फासले पे मिक्की और आरजे दोनों टेबल पे बैठे थे। आरजे मिक्की की कुछ बात कर रहा था जबकि मिक्की की नज़र मोबाइल की स्क्रीन पर चमकी थी। आरजे ने हाथ बढ़ाकर मिक्की से मोबाइल छीना था। मिक्की इस वक्त कोई चैटिंग पढ़ रहा था, मैसेज चैटिंग। नंबर पर एक्स सच लिखा हुआ था। वो मिक्की की कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी जिससे अब इसका ब्रेकअप हो चुका था। आरजे मोबाइल वापस करो। मिक्की एकदम बौखला गया था। तुम अभी तक इसे नहीं भूले? आरजे ने पूछा। बोल चुका हूँ, बस तुम मोबाइल वापस करो। मिक्की इससे मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा था लेकिन आरजे ने नहीं दिया। कुछ सोचते हुए आरजे ने नंबर मिलाया था। मिक्की के चेहरे का रंग फिक हुआ था। फैल जा रही थी। इनके सामने दूसरी मेज पर रखा हुआ आनंद को मोबाइल बजा था। आरजे चौंका था। आनंद ने मोबाइल उठाकर देखा। नंबर देखकर इसके चेहरे का रंग गोरा था। इसने कॉल फौरन कट की थी। आरजे ने दोबारा कॉल मिलाई। इस बार फिर हानम के मोबाइल पे रिंग हुई थी। हानम ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की थी। हेलो। इसकी आवाज़ में गुस्सा और खौफ दोनों थे। आरजे को वो मंजर साफ दिखाई दिया था। कॉल उठाने और हेलो बोलने वाली हानम थी। आरजे को यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग अपने सर पे गिरते हुए महसूस हो रही थी।
इसने झटके से मिकी की तरफ देखा जो फीके से पड़ते चेहरे के साथ कभी हानम को तो कभी आरजे को देख रहा था। इसने आरजे को देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया जैसे कह रहा हूँ मत करो आरजे। आरजे का दिमाग चकराया था। इसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता महसूस हुआ था। यानी वो हानि उम्मे हानि थी जो मिकी की गर्लफ्रेंड थी। जबकि दूसरी तरफ हानि परेशान सी मोबाइल की स्क्रीन को घूर रही थी। आरजे फ़ोन बंद करते हुए उठा था और डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। आरजे मेरी बात सुनो। विक्की इसके पीछे लपका था लेकिन आरजे रुकने वाला नहीं था। क्या हुआ हानि, किसका फ़ोन था? मेहरू ने पूछा। हाँ वो हानम गड़बड़ा गई थी। इससे पहले वो कुछ कहती मेहरू के मोबाइल पर रिंग हुई थी। भाई की कॉल है, मेहरू ने कहते हुए कॉल रिसीव की और फिर बात सुनने के बाद इसके चेहरे के रंग उड़े थे। क्या हुआ मेहरू, सब ठीक है ना? हानम ने पूछा था। मैं आती हूँ भाई, मेहरू जवाब देते हुए बौखलाहट में उठी थी। सब ठीक तो है ना? हानम ने दोबारा पूछा था। नहीं हानी, मामू की तबीयत बहुत ख़राब है। भाई हॉस्टल के बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। मेहरू ने कांपती आवाज़ से उसे बताया था। अल्लाह खैर करे, तुम ध्यान से जाओ। मेहरू उस बात में सर हिलाती आगे बढ़ गई थी जबकि हानम वापस अपनी जगह पे बैठ गई थी। इसके सामने जूस का गिलास रखा था। कुछ दिनों से सब गलत हो रहा था। पहले मेहरू की अम्मी को हार्ट अटैक, मेहरू का स्नैप के ऑफिस के पास बुलाना, मेहरू का एक्सीडेंट। रात इसने फिर से वही ख्वाब देखा जिसमें किसी ने इसे आग गलती दरिया में धक्का दे दिया था। इस आग की जलन हानम को महसूस होती थी और अब इस मलिक की कॉल आना, हानम की किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। इसका दिल कांप रहा था। वो कैफ़े से उठने के बाद डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। इसकी असाइनमेंट मुकम्मल नहीं थी, सुबह जमा करवानी थी। अगर मैं हॉस्टल चली गई तो सो जाऊंगी, क्यों ना लाइब्रेरी में बैठ के मुकम्मल कर लूँ। हानम सोचते हुए लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई थी। आज जन्नत रोड पर स्टूडेंट्स का रश नहीं था। रोड और कैफ़े खाली खाली सा नज़र आ रहा था। पहली वजह तो ये थी कि जन्नत रोड के दोनों तक साइड तकरीबन 8-10 डिपार्टमेंट थे, जिनमें से कुछ डिपार्टमेंट्स के फाइल पेपर्स लेट हुए थे और अब इन्हें सेमेस्टर ब्रेक थी। इसके लिए काफ़ी डिपार्टमेंट्स बंद थे। जबकि दूसरी वजह ये थी कि इस दिन फैसल ऑडिटोरियम में टेक्नोलॉजी पे एक बड़ा सेमिनार था जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियात ने शिरकत करनी थी। इनके डिपार्टमेंट के भी तकरीबन सभी स्टूडेंट्स वहाँ गए हुए थे। हानम का सेमिनार में जाने का मूड नहीं था। वो लाइब्रेरी में बैठी इन्हें मार्क्स असाइनमेंट बना रही थी जब इसके मोबाइल पे वाइब्रेशन हुई। लाइब्रेरी में एक दो स्टूडेंट्स थे। हानम ने मोबाइल देखा, मलिक की कॉल थी जो भी कुछ देर पहले ही आए थे और महरूम में उलझ कर भूल गई थी। नंबर देखकर हानम की तेवरी चढ़ी थी। इसने गुस्से से कॉल उठाई थी। हेलो, हानम की आवाज़ से गुस्सा झलक रहा था। कैसी हो मिस हानी? काटदार लहजे में पूछा गया। ज़रा डिपार्टमेंट के ग्राउंड में तशरीफ़ लाएंगी आप? इससे पहले हानम कुछ बोलती वो दोबारा बोला था। हानम को बस जानी पहचानी महसूस हुई थी। इसकी एक कमज़ोरी थी, वो आवाज़ों में जल्दी से फ़र्क महसूस नहीं कर पाती थी। अगर महरूम भी किसी अनजान नंबर से इसे कॉल करती तो वह हानम काफ़ी देर बाद इसे पहचानती थी। कौन? हानम का गला खुश्क हुआ था। दूसरी तरफ से आरजा कहकहा बुलंद हुआ था। वो इस कहकहे लगाने के अंदाज से पहचान गई थी। ज़रा ग्राउंड में तशरीफ़ लाएं, फिर बताता हूँ। वो कहकर फ़ोन बंद कर चुका था। हानम को अपनी रूह फना होती महसूस हो रही थी। मलिक ही आरजे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हानम का दिल डूब गया था। इसे जिस बात का डर था वही हुआ। मलिक नाम के डर का सांप इसके सीने में कुंडली मारे बैठा था जो आज इसके अंदर से निकला था। हानम की हाथ और टांगें बाकायदा कांप रही थी। मोबाइल इसके हाथ से छूट कर गोद में जा गिरा। वो खुश्क होते हलक के साथ समझने की कोशिश कर रही थी। इन दिनों की बात है जब वो फर्स्ट ईयर में थी। इसने नया नया कॉलेज जाना शुरू किया था। मेहरू और वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज घर से काफ़ी फासले पे था। अक्सर देर हो जाने के बायस आयसिया बेगम काफ़ी परेशान होती। कुछ पैसे जमा करने के बाद उन्होंने हानम को एक छोटा सा अलग मोबाइल लेकर दे दिया था। बेशक इनके घर में गुर्बत थी लेकिन ज़िंदगी एक पुरसकून नदी की मानिंद बह रही थी और इस नदी में पहला पत्थर मलिक के आने से पड़ा था। फर्स्ट टाइम इन्होंने कॉलेज में सीनियर क्लास को फेयरवेल पार्टी दी थी। मेहरू अपना स्मार्टफोन लाई थी। चूँकि कॉलेज में सिर्फ लड़कियाँ ही थी इसलिए वो दोनों खूब अच्छे से तैयार हुई थी। मेहरू ने अच्छी अच्छी काफ़ी फ़ोटोज़ बनाई थी। वो दोनों बहुत प्यारी लग रही थी, खासतौर पे हानम।
शायद यही इसकी बदकिस्मती थी। मेहरू ये कौन है? मिकी मोबाइल मेहरू के मोबाइल में फंक्शंस की तस्वीरें देख रहा था जब इसकी नज़र मेहरू के साथ मुस्कुराते हानम पे पड़ी। ये हानी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेहरू ने जवाब दिया था। ये प्यारी है, मासूम भी। हाँ, ये बहुत अच्छी और नेक लड़की है, मेहरू ने सरसटी से अंदाज में जवाब दिया था। मेहरू के नेक कहने पे मिक्की दिल में हंसा था। अच्छा यार, चाय तो पिला दे, 3 दिनों बाद घर आया हूँ, मिक्की ने शिकवा किया था और मेहरू उस बात में सर हिलाती कमरे से चली गई थी। मिक्की ने खबासत से हंसते हुए हानम का नंबर इसके मोबाइल से लिया था। पता चल जाएगा कितनी नेक और पारसा है। वो शैतानी हंसी हंसा था। हेलो हानी। हानम अपना केमिस्ट्री का टेस्ट याद कर रही थी जबकि इसके मोबाइल पर पहल हुई। अजनबी नंबर देख कैसे हैरान हुई। मिक्की ने मेहरू के मोबाइल से नंबर लेने के पूरे 1 माह बाद हानम को मैसेज किया था। कैसी हो? हानम अभी सोच रही थी कि नंबर किसका था, तभी दूसरा मैसेज मौसूल हुआ। वो शशो पंच में मुब्तला थी कि रिप्लाई करे या ना करे, तभी नंबर से कॉल आई। हानम ने कॉल रिसीव की थी। हेलो हाली। हानी, मैं मलिक। लड़के की आवाज़ और उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हानम दंग सी रह गई थी। इसने फ़ौरन कॉल काटने के बाद मोबाइल बंद कर दिया था और फिर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ था। रोज़ सुबह शाम मैसेज आने लगे, कभी हंसन के घसीदे पड़े जाते तो कभी इसकी मासूमियत के। हानम को समझ नहीं आ रहा था कि इसे तंग करने वाला कौन था। जहाँ महरों से अपनी छोटी छोटी बातें बताती थी, वहाँ वहीं हानम अपने बड़े बड़े राज इससे छुपाती थी। ये इसकी फितरत थी शायद। आखिर तुम हो कौन, क्यों मुझे तंग करते हो? हानम ने झुंझलाकर पूछा था। तुम पे मर मिटा हूँ, दोस्ती का ख्वाह हूँ। इसकी बेबाकी पे हानम के चेहरे पे नागवारी उभरी थी। इसने कोई जवाब नहीं दिया था। पहली लड़की यार जो काबू नहीं आ रही, 2 माह हो गए। मिकी आरजी के सामने सोफे पर अब राजमान खबासा से कह रहा था। लगे रहो, एक दिन मान जाएगी। दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं जो फिसलती ना हो। बस कुछ वक्त लेती हैं और कुछ लम्हों में पिघल जाती हैं। आरजे का नया मशवरा दस्तियाब था और फिर मिकी ने हार नहीं मानी थी। देखो प्लीज़, एक बार बात कर लो, मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ। मैं बहुत अलग हूँ, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। एक भोली भाली लड़की जिसकी दुनिया सिर्फ उसकी छोटी सी फैमिली थी, जिसने साइशे नहीं देखी थी, और उसकी चिकनी चौपड़ी बातों पे पिघलने लगी। मर्द को अल्लाह ने बहुत शातिर दिमाग दिया है। वो अपनी बातों से किसी भी औरत को बहला फुसला और बरगला सकता है। इसमें भी कसूर औरत का होता है जो वो पिघल जाती है। 2 माह की अनथक मेहनत के बाद आखिर वो उसकी तरफ माइल हो ही गई थी। मेरा नाम मलिक है, मुस्तकीम मलिक उर्फ मिकी। अपना तारीफ करवाया था। हानम हमने हमेशा महरूमियाँ देखी थी। बाप की महरूमी, ज़रूरियात की महरूमी, ख्वाहिशात की महरूमी, बहुत से लाड और प्यार की महरूमी। इसके अंदर एक खला था। घर में रोने धोने वाले हालात देखकर इसका दिल कुड़ता था। ऐसे में जब मलिक इससे बात करता था तो वो इसे ख्वाबों की दुनिया में ले जाता था। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चल सका था। हानम का ज़मीर इसे कचौके लगाता था कि वो जानती थी ये सब गलत है। इंसान मासूम है जबकि शैतान शातिर है। इसे शैतान ने कैसे वरगलाया था ये वो खुद भी नहीं जानती थी। मलिक से बात करते हुए भी ज़मीर का शोर इसे सुकून नहीं लेने देता था। इस रोज़ जवाद को साइकिल चाहिए थी। आसिया बेगम या किसी और के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इसे साइकिल ला कर दे सकते। बाबा क्यों हमें छोड़ गए, आप ही क्यों चले गए वो? जवाद ने रोते हुए सवाल पूछा जबकि हानम खुद रो दी थी। मलिक, तुम छोड़ तो नहीं जाओगे? इस रोज़ पहली बार हानम ने एक लंबे मैसेज की शक्ल में बहुत से अल्फाज लिख कर भेजे थे, वरना वो बस हूँ हाँ में जवाब देती थी। वो पूछ रही है मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मिक्की ने आरजे से पूछा। इसे कहो कभी नहीं मेरी जान। आरजे के जवाब पे दोनों का कहकहा उभरा था। इस रात हानम सो नहीं पाई थी। वो सारी रात सोचती रही। ज़मीन ने से ये बात समझाती थी कि वो गलत कर रही है। इसकी नमाज़ें क़ज़ा होने लगी थी। इसकी पढ़ाई मुतासर हो रही थी। सबसे बड़ी बात, इसके चेहरे की रौनक मानंद पड़ गई थी। मलिक से बात करने का गुनाह इसके जिस्म से किसी जोंक की तरह चिमड़ गया था जो लम्हा ब लम्हा इसका खून चूस रही थी। क्या हो गया हानि, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? हानम के इग्नोर करने पे मलिक ने शिकवा किया था। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगली बात सुनकर हानम का दिमाग बग से उड़ा था। उसने फ़ौरन मोबाइल ऑफ किया था। इसने तो कभी इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं किया था। हानम का दिल मलिक से उकताने लगा था। इसकी बातें हानम का दिल ख़राब करती थी। जो थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा हुई थी वो उसकी चीप बातों से ख़त्म हो गई थी। वो इसका नंबर ब्लॉक नहीं कर सकती थी क्योंकि इसके पास मोबाइल सादा था। इसी घबराहट, डर और गुनाह के तस्वर में इसे बुखार हो गया था। पूरा महीना बीमार रही थी। अपने गुनाह पे रोती थी, पछताती थी। आसिया बेगम इसे बीमार देखकर खुद हलकान हो गई थी। हानम को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था।
अपनी प्यारी इतनी प्यारी माँ थी इसके पास जो उस पर जान देती थी। वो अपनी माँ को धोखा दे रही थी। हानम का दिल डूब गया था, आंसुओं से तकिया भीगने लगा था। वो सारी सारी रात रोती थी। तुम मुझसे क्या बात क्या करो हारी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे डर लगता है मलिक। डर? लेकिन किससे? अल्लाह से। और मलिक इसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। अल्लाह का वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और ना ही कभी करूँगी। आइंदा मुझे मैसेज मत करना। हानम ने इससे इल्तिजा की थी। वो ठीक होने लगी थी। रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी थी। 17 साल और कुछ माह की उम्र थी इसकी इस वक्त, और इसके ज़मीन ने इसे कितने बड़े गुनाह से बचा लिया था। इसके चेहरे की रौनक लौट आई थी, लेकिन जब भी वो इसे मैसेज करता था हानम को सब याद आने लगता था। दिल अजियत से भर जाता। इसे महसूस होने लगा था कि अब वो बार किरदार नहीं रही। अपनी की गई छोटी सी गलती ने इसके अंदर तलखी भर दी थी, और वो मलिक यानी मिक्की भी इसकी जान नहीं छोड़ा था। वो इसे कभी ना कभी मैसेज करता रहता था। 2 साल गुजर गए थे। हानम ने 4th ईयर के एग्ज़ाम्स भी दे दिए थे, लेकिन वो इसे नहीं भूला था, ना हानम को भूलने देता था। जब हमदान अंकल ने इसे मोबाइल गिफ्ट किया था तब हानम ने नंबर बदल लिया था, लेकिन कुछ देर बाद कुछ ज़रूरी नंबर कॉपी करने के लिए इसने अपनी पुरानी सिम मोबाइल में डाली थी। वही वो दिन था जब जुबैदा आपस के लिए तारिक का रिश्ता लेकर आई थी। वो पहले ही दुखी थी, ऊपर से मलिक के मैसेज ने भूल गई हो तुम मुझे इसके अंदर तक खाक कर डाला था। तब हानम ने रोते हुए इसे 2-3 सालों बाद मैसेज किया था, खुदा से डर इब्ने आदम, खुदा से डर। इसके अल्फाज ने मिक्की को अंदर तक झंझोड़ डाला था। तब हानम ने मलिक से दो टोक बात करने का फैसला किया था। इसने नंबर दोबारा ऑफ नहीं किया था, बल्कि सोच रखा था इस बार अगर इसने कॉल या मैसेज किया तो इसे साफ साफ बात करेगी। लेकिन इसके इन अल्फाज ने मिक्की के हाथ जकड़ दिए थे। इसने कभी दोबारा कॉल या मैसेज नहीं किया था, और यूँ हानम भी जैसे इन वाक़यात को बुरा ख्वाब समझकर भूल गई थी। लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी जो आज वो उसके सामने खड़ा था, तकरीबन 1 साल के अरसे के बाद। वो लाइब्रेरी में बैठी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था इसका सामना कभी मलिक से होगा। और मलिक, वो भी आरजे। हानम के दिमाग में साए साए हो रही थी। वो कांपते कदमों से खड़ी हुई, से बुलावा आया था और जाना ही था। खुद को घसीटती वो ग्राउंड की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ अजल इसका इंतज़ार कर रही थी। आरजे, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। मिक्की ने ग्राउंड में रखे लकड़ी के बेंच पे बैठे आरजे से कहा, जो अपनी उंगलियों की मदद से अपनी कनपटियों को सहला रहा था। मैं सब जानता हूँ, तुम अपनी बकवास बंद करो। आरजे धाड़ा था। तब इसकी नज़र बैग थामे अंदर की तरफ कदम बढ़ाती हानम पे पड़ी थी। तेज हवाएं इसके दुपट्टे को उड़ाकर ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसने अपनी चादर को अच्छी तरह से संभाला हुआ था। इसे अपनी इसे अपनी तरफ आता देखकर मिक्की के दिल को कुछ हुआ था। आइए मैडम हानी, आप ही का इंतज़ार हो रहा था। जैसे ही वो उनके करीब पहुंची, आरजे ने जहरखंद लहजे में कहा था, यहाँ के बुलाया मुझे। हानम का लहजा सख्त था। बताते हैं, इतने भी क्या जल्दी है, जाएं पहले वो पढ़ें। आरजे ने इसे ग्राउंड में लगे पौधे की तरफ इशारा किया, जिसके ऊपर एक इश्तेहार लगा था। हानम उलझन ज़दा चेहरे के साथ इस पौधे की तरफ बढ़ गई। सफ़ेद कागज़ पर लिखे लफ्ज़ों को पढ़कर हानम की रूह फना हुई थी। वो इसकी और मिक्की की बातें थी। इस ऊपर इसका नाम और नंबर लिखा था। आरजे इनके कॉन्वोकेशन की स्क्रीनशॉट लेकर इनके प्रिंट निकलवा लिए थे। ग्राउंड में हर तरफ दीवारों पौधों पर वो प्रिंट चस्पा थे। करंट खाकर पलटी थी। लड़कियों को लगता है वो अपनी तरफ से अगर पैगामात और नंबर को ख़त्म कर देंगी तो सब वाकई ख़त्म होकर पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ये लड़कियों की खाम ख्याली होती है। वो पैगामात हमेशा के लिए नामा अमाल और मर्द के पास महफूज रहते हैं। नामा अमाल से तो शायद तौबा और निदाबत के आंसू इन पैगामात और गुनाहों को मिटा दे, लेकिन एक मर्द के पास से इन गुनाहों का मिटना नामुमकिन है। आज इसके गुनाह अजदहे का रूप धार कर से निकलने को तैयार थे। वो 3-4 साल पहले डर गई थी, और अब की पकड़ बड़ी शदीद है, और आज वो पकड़ में आ चुकी थी। हानम का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी पसलियाँ तोड़ के बाहर निकल आएगा। इसने खुश्क होते होंठों पर जबान फेरी थी। आसमान पर स्याह बादलों ने अंधेरा सा कर दिया था। कुछ ऐसी स्याही इसके मुकद्दर पे मिल दी गई थी। वाह मिस हानम वाह, जिस लड़की का यूनिवर्सिटी में कोई बॉयफ्रेंड नहीं, वो लड़की मिक्की मलिक की जीएफ निकली। वाह,
आरजे का लहजा काटदार था। इसने तालियां बजाकर दाद दी। हानम को एक और झटका लगा था। मुस्तकीम मलिक। इसने कभी गौर क्यों नहीं किया था कि मिकी ही मलिक हो सकता है। वो मेरू का कज़न भी था, इसके पास नंबर भी आ सकता था। हानम ने मिकी को देखा जो नजर चढ़ा गया था। आरजे मेरी बात सुनो। मिकी ने कुछ कहना चाहा था। तुम खामोश रहो। मिकी की बात पे आरजे दहाड़ा था। मैंने वे दुनिया में मुनाफिक लोग देखे लेकिन तुमसे कम। वो हानम की तरफ बढ़ा था। हानम पूरी जान से कांप रही थी। मैंने शातिर लड़कियां देखी लेकिन तुमसे कम। क्या कहा था तुमने मेरी? कि मेरी रूह से गिलासत लिपटी है। अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वो सूर फूक रहा था और हानम जलकर खाक हो रही थी। इसके अपने इसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं था। सारे सबूत इसके खिलाफ थे और वो कुछ नहीं कर सकती थी। आसमान पर फैली स्याही किसी तूफान की आमद का पता दे रही थी। मुझे ज़िंदगी में पहली बार महसूस हुआ था कि मैं हानम दुनिया की सबसे अलग लड़की है। लेकिन तुम तो सबसे बुरी निकली। आरजे ने अपने चेहरे पे हाथ फेरा था। उसके बाल बिखरे पड़े थे। बड़ा गुरूर था ना तुम्हें अपने किरदार पर। लेकिन किस बात का गुरूर है ये? कागज देख रही हो? ये कि तुम्हारी बदकिरदारी का मुंह बोलता सबूत है। हानम आंखें मीच गई थी। वो शायद आंखों में आई नमी को छुपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिन पहले इसी ग्राउंड में वो दोनों इसी मौसम में बैठे दुनिया के हसीन तरीन लोग रख रहे थे। और आज इसी ग्राउंड में इनकी बदौलत इतनी बदसूरती फैली थी। वो जिस लड़की को मैंने दुनिया में पहली बार नहीं समझा था, वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड निकली। यकीन नहीं होता। वो खुद भी जल रहा था। इस वक्त आरजे का दिल कर रहा था कि वो हर चीज़ को भस्म कर दे। मिकी को, हानम को और फिर खुद को भी। इसकी आंखें शोले उगल रही थी और हानम भस्म हो रही थी। दुनिया में आरजे को इतनी नफरत किसी से नहीं हुई जितनी इस वक्त से अपने सामने खड़ी इस लड़की से हो रही थी। ये तो सुना था कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, आज देख भी लिया। हानम का दिल क्या ज़मीन फटे और उसमें दफन हो जाए। तुम्हें तो सबने अलग समझा था लेकिन तुम भी वही निकली ना, थर्ड क्लास, माँ बाप से छुप कर मर्दों से बातें करने वाली। आरजे ने गोया ताबूत में आखिरी खेल ठोका। हानम ने मुट्ठियां भींच ली थी। असियत की एक गहरी लहर इसके जिस्म जाँ में फैल गई थी। हानम और इसका किरदार इतना बदसूरत था, यह हानम को आज पता चला था। सुनो, बस मिकी ही था या फिर और भी थे? किसी से तो मिली होगी ना? और अब कितने लड़कों से चक्कर है तुम्हारा? वो इस तरह से बोलता निहायत भोंडा लग रहा था। हानम ने कुछ कहे बिना वापसी की तरफ कदम बढ़ाए थे। डिपार्टमेंट के बाहर अजल मुंह खोले इसका इंतजार कर रही थी। सब खत्म हुआ था, सब कुछ, और वो खुद भी। तुम ऐसे नहीं जा सकती, आरजे चिल्लाया था। हानम के कदम रुके थे। बारिश ने हानम के खाक होते वजूद पे पहली बूंद बरसाई थी। वो मरे मरे कदमों से मिक्की की तरफ बढ़ी थी। इसने अपनी चादर को हिलने नहीं दिया था। तुम तो मुस्तकीम थे ना? मैं औरत हूँ। भटकना मुकद्दर में था, भटक गई। अल्लाह ने हमेशा मुस्तकीम को सिरात के साथ रखा है। सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता। तुम कैसे भटक गए? तुम तो मुस्तकीम थे। कितनी इल्तिजा की थी कि मुझे माफ़ कर दो। नहीं किया ना तुम तो कर सकते थे ना। तुम तो मुस्तकीम थे। वो रो रही थी। इसकी आवाज़ रुन चुकी थी। वो इसकी आंखों में देख रही थी। मिकी का दिल कांपा था। वो कुछ कहने लगा था लेकिन हाना मार्जी की तरफ बढ़ गई थी। जो कुछ आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। एक एक लफ्ज़ सच है। मैं किसी चीज़ से इनकार नहीं कर रही। लेकिन मेरी एक दुआ है। जिस दिन हर ज़ीर को ज़िंदा किया जाएगा और मुर्दों को कब्रों से उठाया जाएगा ना, मेरी दुआ है कि हमारा इस दिन भी सामना ना हो। हानम ने आंखों में आई नमी को हाथ के हथेली से रगड़ते हुए कहा। वो पलटी थी। तुम जैसी मुनाफिक लड़की को देखना भी कौन चाहेगा? आरजे चिल्लाकर कहा। डिपार्टमेंट से बाहर जन्नत रोड पर जहन्नुम रूप का रूप धारे आग के शोले उगर रही थी। आज हानम से बाहर गई थी।
अपनी मासूमियत, अपनी हंसी, अपना किरदार, अपना एतमाद, अपनी नेक नामी, अपनी ज़ात और शायद अपनी ज़िंदगी भी। इसकी सांसों की डोर उलझ रही थी। आनम को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। बारिश किसी तूफान की तरह बरस रही थी। मिकी ने नम आंखों से इस डिपार्टमेंट से बाहर जाते देखा था और फिर सब खत्म हो गया था। ये तुमने अच्छा नहीं किया आरजे। मिकी इसकी तरफ बढ़ा था। तुम अपनी बकवास बंद रखो। आरजे ने मिकी को धक्का दिया था। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा था। तुम सब जानते थे, तुमने बताया नहीं मुझे। आरजे की आंखें सुर्ख गारा हो रही थी। तेज हवा के साथ बारिश पत्थरों के मानंद उसके जिस्म पे टकरा रही थी। सब पता था तुम्हें। क्यों छुपाया मुझसे, क्यों? मुझे नहीं पता था कि जिस हानम का तुम जिक्र करते रहते हो वही हानि है। जिस दिन मैंने इसे यूनिवर्सिटी में देखा तब मुझे पता चला। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी और मुझे लगा था कि शायद तुम्हें बुरा लगेगा। विकी ने डरते डरते सफाई दी थी। मुझे क्यों बुरा लगता? क्यों बुरा लगता? हाँ, तुम मुझे पहले बता देते तो मेरे जहन में इसकी अच्छाई का खाका ना बनता। आरजे का दिल जल रहा था, लेकिन क्यों, ये वो खुद नहीं जानता था। मुझे लगा शायद तुम आनंद को पसंद करते हो इसलिए। पसंद? माय फुट, ऐसी लड़कियां नफरत के काबिल भी नहीं होती। पहले भी ऐसी 1000 लड़कियां हमारी जिंदगी हैं। पहले तो तुमने कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया, फिर आज क्यों? मिकी ने सवाल उठाया था। क्योंकि वो लड़कियां जैसी होती हैं वैसी दिखती हैं। अच्छाई का लिबासा पहनकर मर्दों को गुमराह नहीं करती। आरजे ने मुंह पे हाथ फेर कर बहते पानी को साफ किया था। वो अच्छी लड़की है आरजे, तुमने इसके साथ अच्छा नहीं किया। तुम किसकी इतनी तरफदारी कर रहा? तुम्हें तो नहीं हो गया इश्क इससे? आरजे का लहजा जलाकर खाक करने की कर देने की माने था। मिकी साकित हुआ था। दुनिया में वाहिद लड़की हानम है जिसकी मैंने दिल से इज्जत की है। मिकी का लहजा इसकी बात की सच्चाई का एतराफ़ कर रहा था। क्या अच्छा है इसमें? क्यों करते हो तुम इस बदकिरदार लड़की की इज्जत? इसका तुमसे अफेयर रहा। शट अप आरजे, शट अप! मिकी चिल्लाया था। इसने पहली बार आरजे के सामने इस तरह बात की थी। बदकिरदार नहीं है वो, ये तुम भी जानते हो। पूछो अपने दिल से, और जहाँ तक बात है इसकी परछाई की, तो मैं गवाह हूँ। हाँ, मैं गवाह हूँ, मैं हानम की परछाई के की पाकीज़ की और इसके ईमान का। आरजे गुस्से से मुट्ठियाँ भींच कर रह गया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी लड़की की वजह से इन दोनों में लड़ाई हुई थी। और आज मैं वो कन्वर्सेशन डिलीट करने वाला था जब तुमने मेरे हाथ से मोबाइल छीना। और मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं था इससे, कभी बन ही नहीं पाया। मेरी बातें और तुम्हारे डायलॉग और अगर तुम्हें याद हो तो हाँ ना, को इस रास्ते पे घसीट ही नहीं पाया। इसकी हिफाजत की गई। एक लड़कपन की नादानी की वजह से तुमने इसे बदकिरदार बना दिया। वाह! मिक्की की आवाज़ रुक गई थी। इसे हानम की हालत देखकर खौफ आया था। वो खामोश बिना बद्दुआ दिए चली गई थी। और मिक्की अल्लाह को मानने वाला था, इतना वो जानता था। और जो बद्दुआएं नहीं दी नहीं जाती वो तबाह कर देती हैं। पता है, जब इसने मुझे कहा ना कि खुदा से डर है इब्ने आदम, खुदा से डर, मैं वाकई डर गया था। इसकी आँख से आंसू फिसला था जो बारिश की बूंदों में जज्ब होकर गुम हो गया था। मिक्की अब ग्राउंड में लगे इन इश्तहारात की तरफ बढ़ा जो आरजे वहाँ लगाए थे। तेज़ बारिश ने इन इश्तहारात को काफ़ी हद तक ख़राब कर दिया था। मिक्की ने हाथ बढ़ाकर वो सारे इश्तहारात फाड़े उतारे और फिर फाड़े थे। आरजे लकड़ी की बेंच पर दोनों हाथों से सर थाम कर बैठा था। तेज़ तूफानी बारिश और बादलों की दिल दहला देने वाली गरज और चमक की वजह से डिपार्टमेंट के गेट के पास बने सिक्योरिटी रूम से कोई गार्ड बाहर नहीं निकला था। वो जो स्टूडेंट्स के डिपार्टमेंट में मौजूद थे और जो डिपार्टमेंट के अंदर कैंटीन और छोटे से लॉन में बारिश से लुत्फ उठा रहे थे। मिकी ने अपने कदम डिपार्टमेंट के बाहर की जाने बढ़ा दिए थे। पूरे जन्नत रोड के दोनों तरफ दीवारों पर लगे इश्तहारात वो अपने हाथों से फाड़ रहा था, जिस पे उम्मे हानम का बाकायदा नाम और सेमेस्टर और रोल नंबर वाज़ेह था। मिक्की के जाने के बाद वो अपनी जगह से उठा था। आरजे को अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ था। वो जन्नत रोड पे पैदल चल रहा था। वो खुद नहीं जानता था कि इसने अपने साथ क्या किया। वो खुद नहीं जानता था कि इसने क्या आज क्या खोया था। इसके दिमाग में बस गुस्सा और नफरत भरी थी।
वो अपनी नफ़रत में इतना अंधा हो गया था कि इसे ये नज़र नहीं आया कि जन्नत रोड के दोनों तरफ एक भी इश्तिहार नहीं था। अल्लाह ने इनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों में पर्दा पड़ गया है। वो सख्त सज़ा के मुस्तहिक है। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। फ़ी अमान अल्लाह।